आपके नेता विकास के कार्य गिनवाते नहीं थकते। दूसरी ओर विपक्ष कहता है कि विफल सरकार है। विपक्ष आज मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को आप मजबूत देखते हैं अभी हरियाणा में? हरियाणा के अंदर कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस के गुट है अलग अलग, कहीं हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का गुट है, कहीं जो है रणदीप सुरजेवाला जी का गुट है, कहीं वीरेंद्र सिंह जी अपना गुट बना रहे हैं। गुटों में बटी हुई कांग्रेस इस तरीके की कांग्रेस है जो जिनके विचारों में दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। जेजेपी और इनेलो को कहाँ देखते हैं? जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास खो दे तो उसका कोई भविष्य नहीं होता। मैं उनको कहीं भी नहीं देख रहा। जेजेपी तो आपकी सहयोगी पार्टी रही है। अभी हाल ही में केंद्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हरियाणा के पानी को दूषित बताया गया है। पीने लायक भी कुछ ऐसे जिले 23 में से अभी 18 जहां पर पी भी नहीं सकते। बजट में सुझाव लिए जाते हैं, आम लोगों के, महिलाओं के, विपक्ष के भी सुझाव लिए जाते हैं। क्या ये केवल एक फॉर्मेलिटी है बीजेपी की ओर से? क्या आप कह सकते हैं अभी आश्वस्त होकर कि सरकार खरी उतरी है? हरियाणा में सड़क, पानी और बुनियादी सुविधाएं आम लोगों की जिंदगी से सीधा जुड़ी हुई है और यही अहम जिम्मेदारी निभा रही है कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। आज हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम जानेंगे कि क्या जमीनी स्तर पर वाकई में बड़ा बदलाव हुआ है अभी या फिर खामियां अभी बाकी है। नमस्कार, बात बेबाक आप देख रही हैं। आपके साथ में श्वेता राजपूत। जहां बात होती है खुलकर, जहां बात होती है बेबाक तरीके से। आज हमारे साथ स्पेशल शो में हमारे खास मेहमान जुड़े हैं कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा। सर, बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। जी नमस्कार जी। सर, 2026 की शुरुआत क्योंकि हुई है, आपके विभागों से जुड़ी बात हम कर लेते हैं। क्या प्लान्स है इस बार? देखिए, जहाँ तक मेरे विभाग की आपने बात कही श्वेता जी, 2 विभाग मेरे पास है। एक तो हमारा जो PWD है जिसके अंदर हम सड़कें बनाते हैं, B&R जी, और दूसरा है हमारा जो पब्लिक हेल्थ जिसके अंदर सीवरेज का पानी, पीने के पानी का वो व्यवस्था हम करने का काम करते हैं जी। जहाँ तक सड़कों की बात है, हमारे पूरे प्रदेश के अंदर अगर मैं PWD की सड़कों की बात करूं तो 30,717 किलोमीटर का हम रखरखाव करते हैं। हमारे 3100 किलोमीटर के करीब नेशनल हाईवे है। आज क्योंकि डबल इंजन की सरकार है इसलिए हमारा हर एक जिला हेडक्वार्टर जो है वो नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है जिसका रखरखाव NHI करता है। हमारे जो 30,717 में से हमने इस बार जो पिछली जो बार हमारा जो बजट सेशन था उसमें माननीय CM साहब ने इस बात की घोषणा की थी कि हम गड्ढा मुक्त सड़क करने का काम करेंगे। हम सारी सड़कों को अच्छी तरीके से दुरुस्त करेंगे और हमने पूरे प्रदेश के अंदर सड़कों को दुरुस्त करने का काम किया। ये बात अलग है कि हमारे क्योंकि इस बार उम्मीद से ज़्यादा बरसात आ गई। बरसात आने से कहीं जहाँ भी पानी खड़ा होता है वहाँ की रोड टूट जाती है और हमने वहाँ उसको रिपेयर करने का काम किया है। एक बार मोटराइज करने का काम किया है और उसके बाद में हम उसको कहीं रेजिंग करनी है, कहीं कारपेट करना, तो वो भी कर रहे हैं। 21 सितंबर को माननीय CM साहब ने सममिसार में आकर के एक साथ जो 9,410 किलोमीटर सड़कों का उन्होंने जो है कारपेट की शुरुआत करने का काम किया जी। जिसमें से लगभग 6,200 किलोमीटर PWD विभाग की थी। उसमें अलग अलग सारे विभागों की थी। उसमें HSIDC की भी थी, HSVP की भी थी, उसमें जिला परिषद की भी थी, मार्केटिंग बोर्ड की भी थी, जिसमें 4,827 करोड़ रुपए खर्च आया और उसको हमने किया। तो वो सारे के सारे काम हमने आवंटन कर दिए हैं। तेजी से कार्य उस पर चल रहा है। हमारी जो टोटल सड़कें हैं उसमें से लगभग 16,000 किलोमीटर हमारी DLP पीरियड के अंदर है। यानी जो कोई भी अगर उसमें कोई खराबी आ जाती है, कोई टूट होती है, तो जिस एजेंसी ने उसको बनाया था उसी से हम उसको ठीक करवाने का काम करते हैं। बाकी जो लगभग 6,000 किलोमीटर पे हमारे ऑलरेडी जो पिछले साल के जो काम जो है वो चल रहे थे, वो पूरे भी हो गए, कई थोड़े बहुत कोई रह रहे हैं वो थे। और 5,000 किलोमीटर सड़कें ऐसी थी जिस पे कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल ठीक ठाक से जो थी। और बाकी की जो सड़कें जो है उस पे हमने नया कारपेट करने का काम हमने शुरुआत किया, जिसमें लगभग इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम उसको काम को कंप्लीट कर देंगे। इसके साथ साथ जो हमारी 3500 किलोमीटर के करीब जो सड़कें जो है वो 12 फुट की थी और हमने ये निर्णय लिया
कि हम वो जितनी भी हमारी 12 फुट की सड़कें हैं वो सारी की सारी हम 18 फुट की करेंगे। यानी 18 फुट से कम चौड़ी कोई भी सड़कें पीडब्ल्यूडी विभाग की हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं होगी, जिसमें से 1275 किलोमीटर का कार्य हमारा अभी चल रहा है। इसी साल हम उसकी फाइनेंशियल में पूरी कर देंगे। बाकी जो 2225 है वो हम अगले साल उसको टेकअप करेंगे और सारी की सारी सड़कें अगले साल 18 फुट की कम से कम जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग की हमारी जो है वो हो जाएगी। अभी क्योंकि बारिश का इसका जो फोक का समय है, धुंध ज़्यादा आती है, चालकों को दिक्कत होती है, एक्सीडेंट्स के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसके लिए हमने पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से हमने जो डिपार्टमेंट की जो सड़कें थी उनको व्हाइट पट्टी लगाने का काम किया है। बाकी जो डीएलपी पीरियड के अंदर है उन्हीं एजेंसियों से हमने जो व्हाइट पट्टी लगाई है। आज अगर हरियाणा प्रदेश के अंदर आप कहीं भी जाएंगे, जितनी भी पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो सारी की सारी आपको वहाँ व्हाइट पट्टी जो दिखाई देगी, जिससे चालकों को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए। हमने स्पेशल तौर पे कहा है कि गुणवत्ता से कोई समझौता हम नहीं करेंगे। हमने जो काम करने वाली एजेंसी उनको भी बोल दिया, अधिकारियों को भी बोल दिया, और जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ हम कड़ा एक्शन लेंगे। और हमने लिए हैं एक्शन। हमने पीछे जो अधिकारी जो दोषी थे उनको सस्पेंड करने का काम किया, उनको चार्जशीट भी किया है। जिस एजेंसी ने वो जो कार्य किसी ने अगर कोई उसमें क्वालिटी डाउन थी उसके खिलाफ भी हमने उसको ब्लैक लिस्ट करने का काम भी जो किया है। यानी कि हमें गुणवत्ता वाला काम, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे प्रदेश के अंदर हो। और हमने कहा है डिपार्टमेंट को कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट एक ब्रांड हमारा बने कि पीडब्ल्यूडी की है तो कोई चिंता नहीं, निश्चिंत है, बहुत अच्छी है। तो इस गुणवत्ता के साथ हम कार्य लगातार जो है पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर वो कर रहे हैं। अच्छा, आपने एक्शन की बात कही, हमने देखा आपको एक्शन मोड में, क्योंकि लगातार गांव में निर्माण के स्पेशली कार्य को लेकर, गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े होते आए हैं। लेकिन ऐसे में एक्शन मोड में हमने आपको देखा भी, आपने बड़ा एक्शन भी लिया। क्या आपको लगता है जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको इग्नोर किया जाता है? देखिए, हमारी जो सरकार है वो जीरो टॉलरेंस पे चल रही है, लेकिन क्योंकि अगर कोई भी उसमें कहीं कोताही बरतता है तो हम फिर एक्शन लेते हैं ताकि आगे से कोई वो कर ना पाए। निश्चित रूप से हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की तरफ जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत व्यापक था और बहुत पुराने समय से है। मैं ये नहीं कहता कि एकदम से बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन हम समाप्ति की ओर उसको ले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम इसको जीरो टॉलरेंस जो है वो करेंगे। कहीं भी भ्रष्टाचार को कहीं भी कोई जगह हमारे यहाँ नहीं होगी। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा हुआ? बिल्कुल जगजाहिर है। ये तो मैं नहीं कह रहा, बल्कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी कांग्रेस के समय में प्रधानमंत्री होते थे और वो कहते थे कि अगर मैं 1 रुपया यहाँ से भेजता हूँ तो जहाँ गांव में धरातल पे जहाँ पैसा लगना वहाँ 15 पैसे पहुँचते हैं, 85 पैसे उसमें से बीच में ही बट जाते हैं। ये मेरा कथन नहीं है, ये स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिस देश के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने कहा कि मैं जब यहाँ से भेजता हूँ तो 100 रुपए में से 15 रुपए बड़ी मुश्किल से जो है ना वो पहुँचते हैं। तो ये हालात थे, उसको हमने बहुत सुधार करने का काम किया। आज नरेंद्र मोदी जी जब किसान के खाते में 6,000 रुपये डालते हैं तो सीधा 6,000 रुपये उसके खाते में जाते हैं। आज अगर वृद्धावस्था पेंशन 3200 रुपये, चाहे वो विधवा पेंशन है, चाहे वृद्धावस्था है, और चाहे जो और दूसरी जो पेंशन है वो डालते हैं तो सीधा उसके खाते में जाती है। कोई भ्रष्टाचार बीच में नहीं है, सीधा उसके खाते में जाती है। आज जब किसान जब अपनी फसल बेचता है और जिसको एमएसपी पे खरीद करने का काम हमारी सरकार करती है, 48 घंटे के अंदर अंदर डीबीटी के माध्यम से उसके सीधा किसानों के खाते में पैसे जाते हैं। कोई बिचावला उसके अंदर नहीं है। तो हमने ये व्यवस्थाएं परिवर्तन करने का काम किया है, आगे भी हम इसको करने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं कि हमने विकास किया है, परिवर्तन किया है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि भ्रष्टाचार तो इनके समय में भी हो रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी के पास आज कोई तथ्य नहीं है। तथ्यहीन बातें कांग्रेस पार्टी के लोग जो करते हैं इस देश में, इस प्रदेश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया। और क्योंकि जब चुनाव होते थे तो एक ही बात कहते थे कि कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन जब सरकार आ जाती थी तो फिर उनको गरीब दिखाई नहीं देता था। और आज यही कारण है कि आज चाहे वो कमेरा वर्ग है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है,
चाहे एससी है, चाहे बीसी है, चाहे व्यापारी है, वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के साथ है। यही कारण है कि इतने लंबे समय से राज करने वाली जो कांग्रेस पार्टी है लगातार विपक्ष में है। तीसरी बार जो सरकार केंद्र के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की जो बनी है। आपके पास क्योंकि सबसे अहम विभाग है, सड़क हो, पानी से जुड़ी हुई सुविधा हो, इसको लेकर क्या आप कह सकते हैं अभी आश्वस्त होकर कि सरकार खरी उतरी है जनता की जितनी भी महत्वाकांक्षा होती है उसको लेकर? निश्चित रूप से हमने जो लोगों से वायदे किए, देखिए प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में जब आप चुनाव में आप जाते हैं, जो चुनाव में जो लोगों से वायदे करते हैं, हमने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से जो जो वायदे लोगों से करने का काम किया उसको लगातार पहले दिन से ही हम पूरे करने का काम कर रहे हैं। माननीय नायब सैनी जी ने इस बात को कहा था कि हमारी सरकार आने पर जो कांग्रेस के लोगों ने जो भर्ती रुकवा रखी है 25,000, हम शपथ बाद में लेंगे और उससे पहले बिना पर्ची बिना खर्ची के सिलेक्शन लेटर घरों में भेजने का काम करेंगे। 17 तारीख को जो है वो शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण करके मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं के घर में बिना पर्ची बिना खर्ची के सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। हमने कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम डीएससी को 10% से अलग से आरक्षण देने का काम करेंगे, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो आरक्षण की व्यवस्था करने का काम किया वो इसलिए किया था कि जो वंचित वर्ग है, जो पीछे रह गया, जिसको उनका हक मिला नहीं, उनको हक मिले, और इसलिए हमने 10% अलग से आरक्षण किया। मंत्रालय बंटने से पहली ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर पहला ही एजेंडा हमारा यह था कि आज से ही 10% अलग से आरक्षण जो है डीएससी को मिलेगा। आपने पानी की बात कही, हमने पूरे प्रदेश के अंदर जो जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने में हमारा डिपार्टमेंट लगा हुआ है। हमने जल जीवन मिशन के तहत हर एक गांव के अंदर, चाहे वो वाटर वर्क्स बनाने की बात थी, चाहे नई पाइपलाइन लगाने की बात थी, वो लगाने का काम किया है। अमृत 1 पे पहले और अब अमृत 2 में भी हमें लगभग 2100-2150 करोड़ रुपए हमें मिला है, जिसमें हम शहरों के अंदर जो है जहां पाइपलाइन बदलनी है वो हम चेंज कर रहे हैं, जहां एसटीपी बनाने नए एसटीपी बना रहे हैं, जहां डब्ल्यूटीपी बनाने हैं वो हम बनाने का काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को मूलभूत जरूरियात जो है उनकी पूरी हो सके। ये बात ठीक है कि कई जगह पे प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, इस बार ज्यादा बारिश आई और बहुत से जगह पे पूरे प्रदेश के अंदर जहां हमारे वाटर टैंक बने हुए हैं, वाटर टैंक वाटर लेवल ऊपर आ गया। वाटर लेवल ऊपर आने से जहां आरबीसी के हमारे जो वाटर टैंक बने हुए थे वो उसके नीचे से जो चवा आकर के उसमें पानी में मिक्स हो गया, जहां कई जगह पानी की शिकायतें आती है। हमने ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर सारे वाटर वर्क चिन्हित कराने का काम किया। 273 वाटर वर्क्स हमारे वाटर टैंक ऐसे हैं जहां वाटर लेवल ऊपर आने से ऊपर का पानी मिल गया और उससे पानी में कहीं न कहीं गुणवत्ता में कमी आई है। बिल्कुल यही मेरा सवाल भी, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र की एक रिपोर्ट आई है जिसमें हरियाणा के पानी को दूषित बताया गया है, यानी कि पीने लायक भी कुछ ऐसे जिले हैं 23 में से अभी 18 जहां पर पी भी नहीं सकते हैं पानी। तो आपके विभाग ने अभी इसको लेकर कोई प्लान तैयार किया है? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम 2 तरीके से पानी सप्लाई करने का काम करते हैं। एक तो ट्यूबवेल आधारित और एक जो नहर आधारित, जहां लगभग 50% से ज्यादा हम जो है वो ट्यूबवेल आधारित पानी जो है देते हैं। जहां पानी ज्यादा डीप चला गया, 2 तरह की दिक्कत है, एक तो पानी ऊपर आ गया और कई जगह पे डीप चला गया। जहां डीप चला गया वहां कहीं न कहीं जो ट्यूबवेल का पानी है वो उसमें चेंज हो जाता है, उसमें टीडीएस बढ़ जाता है। और जहां तक 500 तक टीडीएस होता है वो पानी हम उसको अच्छा मानते हैं कि उसको हम सप्लाई करते हैं। और 500 से ऊपर और 2000 तक वो परमिसेबल होता है, उसको हम इमरजेंसी में सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ के लिए वो कोई बहुत अच्छा या उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा नहीं होता। जैसे ही 500 से ऊपर टीडीएस बढ़ता है जहां जहां भी, हम वहां पे चाहे तो अलग से नया ट्यूबवेल लगाते हैं या फिर उस गांव को हम नहर आधारित करने का काम करते हैं। बहुत से गांव अभी किए भी है, नहर आधारित जो है वो हमने करने का काम किया है। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि जो पानी जो मिक्स हुआ है वहां थोड़ी दिक्कत इस प्रकार की आई है। हमने टेम्परेरी वहां पे फिल्टर लगा करके और दूसरी चीजें करके क्लोराइन डाल करके उसको हमने ठीक करने का काम किया। समय समय के ऊपर हमारे हर जिले के अंदर लैब बनी हुई है, उस लैब के अंदर हम पानी चेक कराते हैं
और पानी चेक करके ही हम वो सप्लाई करने का काम जो है वो करते हैं, ताकि किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। आने वाले समय के अंदर हमने एक प्लान बनाया है कि हम बड़े सतर के ऊपर जहाँ जहाँ टैंक में जो वाटर लेवल ऊपर आने के कारण जो पानी मिक्स हो गया है उसके हम नीचे से आरसीसी के टैंक जो तड़ी जो है वो बनाने का काम करेंगे, ताकि वो जो है पानी मिक्सअप ना हो सके। इसके अलावा भी हमने जो है जो हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बड़े गांव हैं जो जिनकी आबादी 10,000 या उससे ऊपर है, या कोई सीएम साहब ने अनाउंसमेंट कर दी चाहे थोड़ी कम भी आबादी है, उसको हम शहरी तर्ज के ऊपर 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से गांव के अंदर भी पानी देंगे, उनको सीवरेज की व्यवस्था देंगे, उनको हम जो है एसटीपी वगैरह गांव के अंदर ही बना करके देते हैं, और ताकि जो बड़े गांव से लोग शहर की तरफ ना भागें, जो शहरी सुविधाएं वो सारी की सारी गांव में मिले। ऐसे हमने 150 गांव पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर चिन्हित किए हैं। उसमें से हमने 19 गांव का काम कंप्लीट कर दिया है। 19 गांवों के अंदर आज मैं कह सकता हूं कि 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी मिल रहा है। सीवरेज की व्यवस्था वहां है, एसटीपी की है, डब्ल्यूटीपी की है, सारी की सारी व्यवस्था हमने करने का काम किया है। हमारे यहाँ पे लगभग 16 गांवों के अंदर और अभी काम चल रहा है, जिसमें हमें लग रहा है, और हमने जो टोटल मिलाकर के 40 गांवों का इन प्रोग्रेस भी है, कुछ एक के कोई एस्टिमेट बन रहे हैं, अभी वो AA के लिए गए हुए हैं। तो यानी कि लगातार हमारा इस दिशा के अंदर हमारा कार्य जो चल रहा है। हमारा टारगेट है अगली 2 साल के अंदर हम वो 150 गांव भी इस महाग्राम योजना के अंदर लेकर के गांवों के अंदर भी जो शहरी तर्ज के ऊपर जो 135 लीटर पर कैपिटा के हिसाब से पानी की बात है, सीवरेज की बात है, सारी की सारी व्यवस्था देने का काम हम गांव में भी करने जा रहे हैं। ये भी हमारी एक बहुत ही अच्छी स्कीम जो है वो हम लेकर के आए हैं। अच्छा, बीजेपी सरकार गांव पे फोकस रखती है। साल 2014 से पहले और उसके बाद कितना बदलाव देखने को मिला है गांव के विकास के लिए? केवल गांव की बात नहीं है, हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इस पे सरकार काम चली है। गांव के अंदर भी, शहर के अंदर भी हमने जो है समान विकास कराने का काम किया है। जैसे मैंने बताया कि पिछले कुछ सालों के अंदर जल जीवन मिशन के तहत आपको एक भी गांव ऐसा दिखाई नहीं देगा जिसमें 1 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5 करोड़ रुपए तक के पब्लिक हेल्थ के काम उसमें ना हुए हों। चाहे नए वाटर वर्क्स बनाने की बात है, चाहे नए बूस्टिंग स्टेशन लगाने की बात है जहाँ पानी न चढ़ता हो, चाहे कोई नई आबादी अगर हो गई है तो नई पाइपलाइन बिछाने की बात है, चाहे हमारी जो बहुत पुरानी जो पाइपलाइनें थी उनको नई पाइपलाइन लगाने की बात है। तमाम विकास कार्य जो है करने का काम हमने इन सालों के अंदर किया है और लगातार वो हमारे जारी है। जैसे मैंने अभी आपको विस्तार से बताने का काम किया कि किस तरीके से हम गाँवों का शहरीकरण करने का काम भी कर रहे हैं। वो सारी सुविधाएं गाँव के अंदर देने का काम भी जो है डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। आज जैसे मैंने बताया कि इन 14 सालों के आपने बात कही, आप देख सकते हैं कि आज हमारे पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 23 जिले हैं और उन 23 जिलों में हर एक जिला हेडक्वार्टर हमारा नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। और ऐसे मेरे ख्याल से 7-8 जिले तो ऐसे हैं जिसमें 3-3, 4-4 हाईवे लगते हैं और एक ऐसा एक भी जिला नहीं है जिसमें नेशनल हाईवे जो है ना लगता हो। तो ये व्यवस्था परिवर्तन करने का काम इन सालों के अंदर हुआ है। आपके नेता विकास के कार्य गिनवाते नहीं थकते, दूसरी ओर विपक्ष कहता है कि विफल सरकार है। विपक्ष आज मुद्दा विहीन है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, हमने जो कहा वो किया। हमने चुनाव में कहा था कि हम हमारी सरकार आने पर लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे, हम हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको 2100 रुपये हर महीने देने का काम करेंगे। और हमने वो 25 सितंबर से जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्मदिन होता है, जयंती होती है, और उनका मूल मंत्र था अंत्योदय, उसको अंत्योदय से शुरू करने का काम किया है। जिन महिलाओं की आय, जिन परिवारों की आय 1 लाख रुपए तक के है, ऐसी महिलाओं को 25 सितंबर से पोर्टल ओपन करके उनके फार्म निरंतर भरे जा रहे हैं। आज 10 लाख से ऊपर महिलाओं ने फार्म अप्लाई कर दिया है और उनको हर महीने 2100 रुपये उनको मिलते हैं, जिनकी आय 23 साल से लेकर के 59 साल तक है। और क्योंकि 59 के बाद में तो उनको 3200 रुपये मिलने शुरू हो जाती है। तो ये व्यवस्था के हमारे जो जिनकी आप बात कर रहे हैं विपक्षी लोगों की, इंडी गठबंधन की सरकार आज पंजाब के अंदर भी है, उन्होंने भी कहा था
कि हम देंगे। दोबारा चुनाव होने को अगले साल दोबारा चुनाव, अब तक 1 रुपया नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार पड़ोस के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी है, उन्होंने भी कहा था कि हम ये पैसे, हम महिलाओं को पेंशन देने का काम करेंगे। 1 सिंगल रुपया भी उन्होंने देने का काम नहीं किया। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, जिन्होंने पहले ही साल के अंदर 5,000 करोड़ का बजट का प्रावधान करके पहले ही साल के अंदर की शुरुआत करने का काम किया है। ये डिफरेंस है विपक्ष के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के अंदर। किस तरीके से युवाओं के साथ अन्याय होता था, युवाओं की नौकरियां बेची जाती थी। जो नौकरियां थी पहले पता चल जाता था कि फला मंत्री है उसका रिश्तेदार लगेगा, फला जो मुख्यमंत्री है उसका भांजा लगेगा, उसका भतीजा लगेगा, उसका रिलेटिव लगेगा, या फिर सरेआम बोली लगती थी। युवा जो है डिप्रेशन में आ गया था कि मैं पढ़ लूंगा, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, मेरे माँ बाप के पास पॉलिटिकल सिफारिश नहीं है, मेरी नौकरी तो मिल ही नहीं सकती। कहीं न कहीं वो भटकाव की तरफ आ गया था। एक बहुत बड़ा व्यवस्था परिवर्तन करने का काम हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में माननीय मनोहर लाल जी ने किया। उनको आगे बढ़ाने का काम माननीय नायब सैनी जी कर रहे हैं। आज मेरिट के आधार पर नौकरी मिल रही है। आज जो युवा है वो कोचिंग सेंटर में जा रहा है, उसको पता है कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। और खासकर जो कमजोर वर्ग है, जो SC है, BC है, उनके साथ और भी अन्याय होता था ज्यादा। जो मेहनत कश लोग हैं, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उनको तो बैकलॉग छोड़ दिया जाता था। और कांग्रेस सरकार के अंदर कुछ एक वैकेंसी भर के नीचे लाइन लिख देते थे कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़ जाते हैं। वो लोग जो दिन रात मेहनत करते हैं, स्किल्ड जिनके खून के अंदर है, उनको जो है अयोग्य घोषित करने का काम उन्होंने किया था। आज वो क्या बोलेंगे? आज उनको दिखाई देता है, ऐसी भी दिखाई देता है। आज वो BC की भी बात करते हैं, आज वो युवाओं की भी बात करते हैं, लेकिन जब उनकी सत्ता थी तब वो सत्ता के नशे में चूर थे। तब वो उनको युवा दिखाई नहीं दिया, ना कोई गरीब दिखाई दिया, ना SC दिखाई दिए, ना BC दिखाई दिया। तो ये इस तरीके के लोग हैं। आज उनके पास कोई मुद्दे नहीं। किस तरीके से खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने का काम कर रहे हैं, इसलिए अनाप शनाप बोल करके इस तरह की बात करते हैं। लेकिन लोग आज समझते हैं, उनको पता है कि किस तरीके के लोग हैं। विपक्ष को आप मजबूत देखते हैं अभी हरियाणा में? अब कौन से विपक्ष की बात आप कर रहे हैं, पहले तो ये पूछना पड़ेगा। आज मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस तो है ही नहीं। कांग्रेस के गुट है अलग अलग, कहीं हुड्डा जी का गुट है, कहीं शैलजा जी का गुट है। कांग्रेस तो नकारती है, कोई गुटबाजी नहीं। कहीं जो है रणदीप सुरजेवाला जी का गुट है, कहीं वीरेंद्र सिंह जी अपना गुट बना रहे हैं। नहीं, कांग्रेस नकारने से क्या होता है? जग जाहिर है उनके लोगों के, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से चुनाव के अंदर एक दूसरे को निपटाने का काम ये लोग करते हैं। गुटों में बटी हुई कांग्रेस, मैं कहूँगा कि नेतृत्व, अगर मैं केंद्रीय स्तर पर भी अगर मैं इसको देखूं तो केवल एक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही। ये प्रजातंत्र है। लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक ढंग से अगर विद इन पार्टी भी अगर चुनाव नहीं होगा तो लोग उसको पसंद नहीं करते। आज तो एक तो राजशाही की तरीके से चलाने का काम करते हैं कि केवल और केवल गांधी परिवार ही जो है इसको आगे चलाने का काम करेगा। तो वो उनको आज एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस परिवार से वो बाहर जा नहीं पा रहे। इसलिए आज नेशनल स्तर पे भी इनकी हालत ये है। और हम प्रदेश की बात करें तो भी गुटों में बटी हुई कांग्रेस इस तरीके की कांग्रेस है जो जिनके विचारों में दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। और मैं कहूंगा कि ये प्रजातंत्र के अंदर जनता का विश्वास खो चुके लोग हैं। और जब प्रजातंत्र के अंदर जनता का विश्वास खो देते हैं तो उनका ग्राफ और नीचे जाता है। आने वाले दिनों में देखना इनका ग्राफ और नीचे जाएगा। जेजेपी और इनेलो को कहां देखते हैं? देखिए, इनेलो पार्टी जब इकट्ठी थी तो मुख्य विपक्षी पार्टी भी थी, वो लोग सत्ता के अंदर भी रहे। लेकिन जैसे ही 2018 के अंदर जब वो उनके अंदर विघटन आ गया, टूट गई, टूटने के बाद में लोग बिखर गए। लोगों का विश्वास, जिस तरीके से मैंने कहा कि जब जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का विश्वास खो दे तो उसका कोई भविष्य नहीं होता। मैं उनको कहीं भी नहीं देख रहा। जो चुनाव में जिस तरीके के हालात हुई वो सबके सामने है। और जेजेपी तो आपकी सहयोगी पार्टी रही है। नहीं, वो मैंडेट देखिए, जब प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र के अंदर लोग चुनने का काम करते हैं, लोगों ने जिस तरीके का मैंडेट देने का काम किया सरकार चलाने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे लार्जेस्ट पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, और उसकी जिम्मेदारी थी कि लोगों ने चुना और उस सरकार को चलाए, तो इसलिए उनका सहयोग लेने की जरूरत पड़ेगी।
अभी इन दिनों हम देख रहे हैं जेजेपी भी बहुत ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है, कहीं देखते हैं कि अगले चुनाव में इस बार कुछ सीटें हासिल कर पाएगी? मैं नहीं समझता कि उनका कोई भविष्य, अभी निकट भविष्य में तो कोई भविष्य में नहीं देख पा रहा, क्योंकि लोगों ने जिस तरीके से उनको लोकसभा चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव के अंदर नकारने का काम किया है, तो मैं नहीं समझता, क्योंकि जिस तरीके के आरोप उन लोगों पे लगे, आज लोगों ने उनको नकार दिया है। अच्छा, क्योंकि बजट सत्र आने को है, प्री मंथन जो हुआ गया, बैठक में आप भी शामिल रखे गए, इस बार क्या खास बजट में? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से ये शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी ने की थी कि लोगों में जाकर के अलग अलग वर्गों से उस पर बातचीत करें, सुझाव मांगे। और आज क्योंकि आदरणीय नायब सैनी जी चीफ मिनिस्टर है और वित्त मंत्रालय भी उनके पास है, माननीय नायब सैनी जी भी अलग अलग वर्गों के लोगों से जाकर के मिल रहे हैं। हिसार में वो गए थे, किसानों से उन्होंने बातचीत की, चुने हुए प्रतिनिधियों से जो लोकल बॉडी के थे पार्षद, उनसे बातचीत की, जो पंचायत के हमारे चाहे सरपंच थे, चाहे जिला पार्षद थे, ब्लॉक समिति के मेंबर थे, उनसे उन्होंने बातचीत करने का काम किया, उनसे सुझाव मांगे। गुड़गांव में गए थे, उन्होंने उद्योगपतियों से बात करी, उन्होंने दुकानदारों से बात करी, वैज्ञानिकों से बात करी, यानी हर वर्गों से बातचीत करके जो अच्छे सुझाव लोगों के आए वो उसके शामिल करने का काम वो करते हैं। हमने देखा कि जब ये जो बजट है ये सरकार का ना होकर के लोगों को लगे लोगों का बजट है, भी लोगों का बजट, इसलिए लोग जो सुझाव दे अच्छे उसको उसमें शामिल करें। जब माननीय मुख्यमंत्री उसको पेश करते हैं बजट को, तो भी उसके अंदर वो कोट करके भी कहते हैं कि ये सुझाव जो किसानों की तरफ से आया था, ये उद्योगपतियों की तरफ से आया था, ये व्यापारियों की तरफ से आया था, ये तमाम चीजें उसके अंदर शामिल करते हैं। मैं समझता हूं कि जो बजट है, जो हमारी पार्टी है, जो कार्य करती है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति जो लास्ट पायदान पे है, जो पीछे रह गया, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले ताकि वो भी आगे आ सके। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिनका ये एक विजन है कि जब 2047 आएगा तो हमारा राष्ट्र जो है वो विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उस विकसित राष्ट्र में विकसित हरियाणा हो, इस तरीके का बजट आएगा ताकि हरियाणा को आगे ले जाने वाला, जो लास्ट में रह गए उनको आगे बढ़ाने वाला, इस तरीके का बजट जो है वो हरियाणा का आएगा। अच्छा, बजट में सुझाव लिए जाते हैं आम लोगों के, महिलाओं के, युवाओं के, उद्योगपतियों के, विपक्ष के भी सुझाव लिए जाते हैं। क्या ये केवल एक फॉर्मेलिटी है बीजेपी की ओर से, या फिर वाकई में आप उन सुझावों को ऐड ऑन करते हैं? मैं आपको आमंत्रण देता हूं कि जिस दिन हमारा बजट पेश हो उस दिन आप आना, चाहे वहां आना, और चाहे आजकल तो डिजिटल आप देखना, उसको सुनना सारा बाकायदा से। माननीय मुख्यमंत्री जो जहां से सुझाव आता है, चाहे हमारे विपक्ष के कोई साथी दे, विधायकों भी बुलाते हैं, विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे भी सुझाव मांगते हैं, जो सुझाव को अच्छे देता है उसको सबसे शामिल करते हैं, और जब बजट पेश करते हैं उसको कोट भी करते हैं कि सुझाव देने का काम किया है, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, बीजेपी को नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले क्या, नितिन नवीन, क्या कहेंगे, कितनी मजबूती संगठन को मिलने वाली है अभी? कल ही माननीय नितिन नवीन जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का भारतीय जनता पार्टी के पदभार संभालने का काम किया है। नितिन नवीन जी युवा है, ऊर्जावान है, प्रतिभावान है, और एक लंबा अनुभव उनको जी। जो विधानसभा का भी है, 5 बार वो एमएलए चुने गए हैं, सरकार के अंदर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, सरकार चलाने का भी अनुभव उनको है, संगठन के अंदर पदों पे रहे हैं, संगठन का अनुभव उनको है, अलग अलग प्रदेश की कई बार उनको जिम्मेदारियां दी गई प्रभारी के नाते, वहां पे सरकार उन्होंने बनवाने का काम किया है, उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत ही एक उनके अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, और उनके नेतृत्व के अंदर और नई ऊंचाइयों पर भारतीय जनता पार्टी जाएगी। मैं हमारे शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करूंगा कि बहुत ही एक युवा, होनहार, प्रतिभावान व्यक्तित्व को आगे लाने का काम किया है, जो आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। अच्छा, राहुल गांधी पहुंचे हैं कुरुक्षेत्र में, जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी जा रही है, अभी कैसे देखते हैं, कुछ प्रभाव पड़ेगा हरियाणा की जनता पर इसका? देखिए श्वेता जी, जैसे मैंने पहले कहा
कि प्रजातंत्र है, विद इन पार्टी भी प्रजातंत्र होना चाहिए। हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर के, चाहे वो मंडल अध्यक्ष है, चाहे वो जिला का अध्यक्ष है, चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लोकतांत्रिक ढंग से उसको चुनने का काम करते हैं। और कांग्रेस पार्टी केवल और केवल एक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा, ये कितनी मीटिंगें करें, ये कितने ही ट्रेनिंग करें, ये प्रजातंत्र के अंदर जब जनता का विश्वास खो देते हैं तो फिर उसका ग्राफ नीचे गिरता है। और निश्चित रूप से मैंने जैसे पहले बता दिया, यहाँ तो गुटों में बटे हुई है जिनका कोई आपसी तालमेल नहीं है, इसलिए इनका आने वाले समय में और नीचे ग्राफ गिरेगा। और मनरेगा संग्राम कार्यक्रम इनका चल रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? जैसे मैंने पहले कहा, ये तथ्यों से परे बात करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से भी विपक्ष के साथियों से ये कहना चाहूंगा कि आप जो VBG राम जी हम लेकर के आए हैं, हमारी सरकार जो लेकर के आई है, उसको पहले पढ़ें, उसको अच्छी तरीके से देखें कि क्या क्या नए इसमें चीज हैं, उसके बाद अगर वो कोई टिप्पणी करें। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज ऐसा विपक्ष है, चाहे कितनी अच्छी चीज लेकर के सरकार आए, हमने तो केवल विरोध करना है। इस तरीके की उनकी मंशा है, इस तरीके की उनकी सोच है। आज जो ये मनरेगा है, देखिए मैंने मेरी जो राजनीतिक जो जीवन की शुरुआत है वो पंचायती राज से हुई है। जब मैं जिला परिषद का मेंबर बना तब ये SGRY होती थी, उससे पहले जवाहर रोजगार योजना थी, उसके बाद वो नरेगा बनी और फिर ये मनरेगा बनी। ये कोई नाम पहली बार चेंज नहीं हुए हैं, ये नाम चेंज हुए जब कांग्रेस की सरकार थी, तब उन्होंने चेंज करने का काम किया। समय समय के ऊपर बदलाव जरूरी होते हैं, उसको सुधार करने के लिए, उसके अंदर और अच्छी चीजें डालने के लिए। आज जो मनरेगा जो चल रही थी कांग्रेस के समय की, उसके अंदर बहुत सी लीकेज थी, बहुत से घपले और घोटाले उसके अंदर हुए। जो सही हाथ तक जो पैसे जाना चाहिए था, जो काम मिलना चाहिए था, वो मिलता नहीं था। केवल और केवल कोई खड्डा खोद दिया, उसको उल्टा बुरुना का काम कर दिया और मशीनों से करवा लिया और पैसे पता नहीं कहाँ चढ़ा करके और वो उसको हड़प कर जाते थे। हमारे कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान जी हैं, पिछले दिनों पंजाब के अंदर गए। पंजाब के लोगों ने शिकायतें करी काफ़ी कि भाई इस तरीके से जो है यहाँ पे हमें मनरेगा के जो है पैसे नहीं मिले, हमें काम नहीं मिला। एक सोशल ऑडिट के आधार पे वहाँ पे पंजाब के अंदर 13,000 से ज़्यादा गांव है, 5,500 गांवों का जो सोशल ऑडिट हुआ, उसके आधार पर कह सकते कि 10,000 से ज्यादा मामलों में गबन के केस आए। वो पैसा जो है सही मजदूरों तक जाना चाहिए था, जिनको रोजगार मिलना चाहिए था, उनको नहीं मिला। आज जो नई व्यवस्था लेकर के सरकार आई है, जियो टैग के साथ डिजिटल तरीके से, किसका नाम है वो पर उस पे पोर्टल पे चढ़ेगा और कहाँ काम हुआ वो भी दिखेगा, और उसके अंदर नए काम भी जोड़े गए हैं। चाहे वो टैंक बनाने की बात हो, चाहे पार्क बनाने की बात हो, चाहे नाली बनाने की बात हो, चाहे गांव की गलियां बनाने की बात हो, वो पक्के काम जिसको बाद में कभी भी चेक किया जा सकता है। कहीं खड़ा खोद दिया, कोई वापस कर दिया, उसको तो बाद में पता नहीं चलता, ना तो उसकी ऑडिट होती, ना उसकी कुछ होता, पता नहीं चलता काम हुआ कि नहीं, इंस्पेक्शन नहीं हो सकती। लेकिन ये काम और जोड़े गए हैं ताकि जो, जैसे मैंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2047 जब आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उसके अंदर भी इसका सहयोग लिया जा सके और मजदूरों को ज्यादा काम मिले। जो 2 महीने होते हैं, एक तो रबी की फसल हमारे यहाँ होती है और एक खरीफ की फसल होती है, उस समय में खेतों में बहुत ज्यादा काम होता है। जो पैसा मनरेगा में इस काम में मिलता है, उससे ज्यादा पैसा खेतों में किसान देता है। उन 2 महीनों को हटा करके भी तो 10 महीने में 100 दिन की बजाय ये जो VBG राम जी है, ये 125 दिन की गारंटी देता है। यानी हरियाणा के हर एक श्रमिक को 10,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। टोटल 50,000 की गारंटी VBG राम जी इसमें श्रमिक को देता है कार्य की साल के अंदर। ये नई व्यवस्था लेकर के आए हैं। हम जैसे कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति की चिंता वो हमारी सरकार करती है। उसकी चिंता करते हुए ही ये नई योजना लेकर के जो है वो आए हैं, क्योंकि मजदूर जो है, श्रमिक जो है, उनका बहुत योगदान है इस प्रदेश को, देश को आगे बढ़ाने में। कड़ाके की ठंड होगी तो भी वो काम करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं।
तपती हुई दोपहरी के अंदर भी, जब कोई बाहर खड़ा दारस के, उस दोपहरी के अंदर भी श्रमिक कार्य करता है, उसकी चिंता हमारी सरकार करने का काम करती है। इसलिए बीबीजी राम जी लेकर के आए हैं। और आज जो ज्यादा श्रमिकों को जो लाभ देने का काम कर रहे हैं, उसका भी विरोध करने का काम जो है विपक्ष कर रहा है। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अभी आप हाल ही में विधायक हैं बरवाला से, इससे पहले आप नलवा से भी रखे गए, इनेलो में आप थे, आपने पार्टी बदली, विधायक रखे, मंत्री रखे गए और हाल ही में भी अब आप मंत्री गए। प्रोफेसर संपत सिंह ने वापसी कर लिया नालों में और अब धुआंधार प्रचार भी वो कर रखे गए, एक्टिव मोड में नजर आते हैं। अभी आप मानते हैं खतरा अपने लिए जो आने वाले चुनाव है हरियाणा में? देखिए, अगर आप मेरी बात करें व्यक्तिगत, तो मैं कोई राजनीतिक परिवार से नहीं आता। मैं एक मिडिल क्लास किसान परिवार से आता हूँ जी। और मेरे घर में तो किसी ने सरपंच के चुनाव भी नहीं लड़ा था। और जहाँ नड़वा की आप बात करें, नड़वा से चौधरी भजनलाल जी आदमपुर हल्के से चुनाव लड़ते रहे हैं। परिसमंद में आधा जो आदमपुर हल्का था वो नड़वा में आ गया और आधा हल्का जो है वो आदमपुर में रह गया। और इसलिए कहीं न कहीं वो क्लेम करते थे कि हम यहाँ से नड़वा तो हमारा हल्का है। मेरे सामने पहले जसमा जी ने चुनाव लड़ा, चौधरी भजनलाल जी की वाइफ थी। प्रोफेसर संपत सिंह ने भी चुनाव लड़ा और 2 चुनावों में मैंने चौधरी भजनलाल जी के परिवार को भी और प्रोफेसर संपत सिंह, जिनके आप कह रहे हो कि आप उनसे खतरा है क्या, उनको नड़वा में हराने का काम किया है। और एक साधारण परिवार से आकर के, और अब इस बार क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये सीट हमें दे दें, तो मेरी ड्यूटी जो मेरी पार्टी ने लगाई कि आप बरवाड़ा से चुनाव लड़ो और वहां पहली बार आपको कमल खिलाना है, क्योंकि बरवाड़ा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं थी। 2 ड्यूटी मेरे पे लगाई थी कि वहां कमल खिलाना भी है और नड़वा का बरकरार रखना है। मैं धन्यवाद करूंगा नड़वा के मतदाताओं का भी और बरवाड़ा के मतदाताओं का भी। बरवाड़ा के मतदाताओं का तो इसलिए कि केवल चुनाव से 2 दिन पहले मैं गया था, जहां भारतीय जनता पार्टी कभी जीती नहीं थी, वहां से 27,000 से मुझे वोट देकर के उन्होंने चुनने का काम किया। और जो नड़वा के मतदाताओं का भी धन्यवाद इसलिए करूंगा कि जो मेरी ड्यूटी पार्टी ने लगाई थी कि यहाँ कमल बरकरार रहना चाहिए, वहां भी हम जीते हैं। डर था नई सीट के लिए? डर कभी भी नहीं होना चाहिए, दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। अपने आप पे अगर कॉन्फिडेंस होगा, लोगों के अंदर आप जाएं और लोगों को अपने जो आप बात कहते हैं, जो आप पूरी कर सकते हैं वो बात आप करें। और चुनाव जीतने के बाद में वो ड्यूटी रहती है कि आपने जो वायदे लोगों से किए वो आपको पूरा करेंगे, तो आपको फिर कोई डर की जरूरत नहीं है। लोग आपको एक्सेप्ट करते हैं, प्रजातंत्र है, लोगों ने फैसला करना होता है। जहां मुख्यमंत्री के कैंडिडेट, जहां संपत सिंह जी का आपने जिक्र किया जो गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, और मैं एक साधारण घर से, उनके सामने भी लोगों ने मुझे जिताने का काम किया है। तो लोगों का फैसला लोग तय करते हैं। कोई भी बड़ा नाम या पैसा होना ये मायने नहीं रखता प्रजातंत्र के अंदर। लोग किसको चाहते हैं, लोगों पे आप अपनी बात पे विश्वास करा पाते हो या नहीं करा पाते, ये निर्भर करता है आपकी हार और जीत पे। चलिए, बात बेबाक के दर्शकों के लिए आपकी तरफ से मैसेज एक। मैं आपके सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपको नमस्कार करता हूं और धन्यवाद करूंगा पीटीसी का कि जो आज मीडिया है और राजनीति है वो एक दूसरे के पूरक है। आप कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी चीज़ें हैं, वो लोगों के सामने लाने का काम करते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करते हैं और लोग आपको सुनते हैं। लोगों को आप एक विश्वास के साथ, जहां पॉलिटिकल लोगों के पास जाते हैं वहीं आप लोगों के पास भी आते हैं कि हमारी ये समस्याएं उठाने का काम करें ताकि सरकार का ध्यान उस ओर जाए। मैं आप सबका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे कैबिनेट मिनिस्टर रणबीर गंगवा जी, जिन्होंने खुलकर हमसे बात की, बेबाक तरीके से बात की। फिर होगी मुलाकात, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।